कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश वर्मा। आज हम फिर से चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ी विषय पे। पहली क्लास में आपने देखा था कि हमने शुरुआत किया छत्तीसगढ़ी के बारे में, सामान्य परिचर्चाएं की, भाषा और बोली के विभेद समझे, फिर राजभाषा आयोग पे परिचर्चा की, उनके किए गए कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, संगोष्ठियाँ वगैरह हमने देखा। आज हम उससे एक कदम आगे जाएंगे, आपके सिलेबस के एक पॉइंट को फिर हम परिचर्चा करेंगे। तो जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास क्रम या छत्तीसगढ़ी भाषा का इतिहास, ये आपके सिलेबस पे दिया हुआ है कि जो छत्तीसगढ़ी भाषा या बोली जो हमारे छत्तीसगढ़ में है, तो उसका कुल विकास क्रम कैसे रहा है, उसका इतिहास कैसे रहा है। इस पे प्रश्न लगातार आपके एग्ज़ामों में पूछा जाता है, हर एग्ज़ामों में। तो इस पे हम अपनी नज़र बनाएंगे, उस पे आज हम परिचर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, आप देख पा रहे हैं कि अगर हम भाषा के विकास पे परिचर्चा करें तो जो हमारे भारत की मातृभाषा हिंदी है, उसी के आसपास सारे बाकी भाषा और बोलियों का विकास देखने को मिलता है। लेकिन हिंदी की भी मदर टंग, मतलब हिंदी की भी मातृभाषा या सभी भाषाओं की, विश्व की मातृभाषा संस्कृत के रूप में देखी जाती है। तो संस्कृत से ही हम जितने भी भाषाविद हैं, संस्कृत के आसपास से ही सभी भाषाओं का विकास क्रम समझाते हैं। थोड़े अंतर होते हैं अलग अलग भाषाविदों के विचारों के अनुसार, पर जो प्रमुख विचार हैं, जो मुख्यतः विचार हैं, उस पर यही फ्लो चार्ट, यही डायग्राम के तरीके से हम समझेंगे उनको कि कैसे है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि संस्कृत ऑलमोस्ट सभी भारत की जितनी भी बोली और भाषा है उसकी जननी है, संस्कृत को जननी कहा जाता है। तो किसी भी भाषा के इतिहास को या विकास को समझने के लिए आपको संस्कृत से होके वहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने वैदिक संस्कृत इस डायग्राम में लिया है, इस फ्लो चार्ट में लिया है। वैदिक संस्कृत का एरा अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। संस्कृत की जब बात करते हैं हम, तो संस्कृत, ये वैदिक संस्कृत कहने का मतलब जिस संस्कृत में वेद की रचना हुई, जबकि संस्कृत का उद्भव जो है आदिकाल से है, वेदों के रचना से पहले भी है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में शुरू में ऐसा ही रहा है कि जो ज्ञान होता था वो मौखिक तौर पे विचरित होता था, मतलब गुरु के पास जो ज्ञान है वो मौखिक तौर पे ही शिष्य को दी जाती थी। तो उसका लिखित जो प्रारूप है वो बहुत बाद में डेवलप हुआ, वेदों की रचना भी बहुत बाद में हुई। तो जो पूर्ण संस्कृत था, जिसको आप एक्चुअल संस्कृत कह सकते हो, उसका ज्ञान हमें अभी भी नहीं है। लेकिन जहाँ से हमको संस्कृत का ज्ञान है वो है वैदिक इरा से, क्योंकि वैदिक काल में ही वेदों की रचना होती है और उस संस्कृत को हम जानते हैं। तो वहीं से हम सभी भाषा का, जो हमारे भारतीय भाषाएँ हैं, बोलियाँ हैं, उनका आविर्भाव देखते हैं, उनकी उत्पत्ति देखते हैं। तो पहला जो आप देख रहे हैं वैदिक संस्कृत, तो ये हो गया वेदों की रचना वाली संस्कृत, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का इरा हो गया 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तदुपरांत आता है लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत क्या है, इसके बारे में हम अभी परिचर्चा करेंगे। पहले इस फ्लो चार्ट को एक बार हम समझ लेते हैं। फिर वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत का आविर्भाव होता है, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक उसका इरा चलता है। उसके बाद पाली लैंग्वेज आप सभी सुने होंगे, जीएस में आप पढ़ते भी हैं इतिहास में कि कौन कौन सी जो शिलालेख हैं वो पाली लैंग्वेज पे हैं। उसके बाद प्राकृत, पाली के बाद प्राकृत। तो इसका इरा, पाली का इरा हो गया 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी की शुरुआत, ठीक है। फिर प्राकृत का हो गया 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। जबकि अपभ्रंश कहने का मतलब है मेल या टूटना या विखंडन। तो यहाँ से भाषा का एक मिलावटी रूप और विखंडित रूप आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग वो 7 खंडों में टूट रही है भारतीय भाषाओं के रूप में, फिर उससे अलग अलग भाषा और बोलियों का विकास होता है। तो ये लगभग जो अपभ्रंश का काल है 500 ईसा से 900 ईसा के आसपास है। तो इन सभी सिनारियों को आपने देखा कि वैदिक संस्कृत से आप अपभ्रंश तक आए, अपभ्रंश से फिर वो 7 खंडों में टूटेगा, जिसको शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, पैसाची, ब्राचड़,
खस और महाराष्ट्री के रूप में हम जानते हैं। अब इसी से छत्तीसगढ़ी का जो विकास है वो अर्धमागधी से माना गया है। अर्धमागधी से आविर्भाव होगा पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी से 3 छोटी बोलियां निकलेंगी जिसका नाम है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और फिर छत्तीसगढ़ी का 5 खंड जो भाषा परिवार के आधार पे है वो यहाँ लिखा हुआ है, मुंडा, द्रविड़, आर्य, विदेशी और अवर्गीकृत। तो ये फ्लो चार्ट हो गया। ये फ्लो चार्ट आपको अध्ययन में सुविधा के लिए है। इसको आप जब एक बार देखेंगे, अगर ड्रॉ करेंगे तो ये आपको याद करने में आसानी होगी। लेकिन इस पूरे कालक्रम को, भाषा के विकास के कालक्रम को अगर आपको समझना है तो समझ डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जो है अचानक से कहीं से पैदा नहीं होती। उसको बनने के लिए एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो जो प्रोसेस है वो इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने एक तरफ भारत का नक्शा ड्रॉ किया है, तो इसके आधार पे हम समझेंगे कि वैदिक संस्कृत से हमारी छत्तीसगढ़ तक का उसका जो सफ़र है वो कैसे रहा और कैसे हम तक छत्तीसगढ़ी बोली से भाषा के रूप में पहुंची है। तो संस्कृत का आविर्भाव मैं जैसे कह रहा हूँ कि वैदिक काल के इरा से वैदिक संस्कृत आई है। तो वेद किसने रचना की या संस्कृत किसकी मूलतः भाषा थी? तो आप सभी ने जीएस में पढ़ा होगा और बचपन में भी प्राइमरी क्लासेस में, मिडिल क्लासेस में आप जानते हैं कि आर्यों के आगमन के बाद से भारत में वैदिक कल्चर का शुरुआत होता है। तो आर्यों का आगमन आपको पता है कि मध्य एशिया से होता है, और मध्य एशिया से वो आते हैं और सिंध जो आज पाकिस्तान के आसपास है, तो सिंध के आसपास वो अपना रहन सहन चालू करते हैं। यहाँ से उनका इरा शुरू होता है। तो इसी से वो एंट्री लेते हैं, फिर इधर से वो आगे बढ़ते जाएंगे और भारत की तरफ आते जाएंगे। तो यही वो काल है। अब जो वैदिक संस्कृत है वो आप देख रहे हैं कि आर्यों के आने के बाद संस्कृत का आपके यहाँ आगमन हुआ, और वैदिक संस्कृत वो हो गई जिस काल में वेदों की रचना हुई। तो कहीं यहाँ से आसपास ये इसका आविर्भाव होता है। और चूंकि आर्यों की ये बोली थी और उन्होंने ही इसको डेवलप किया संस्कृत को, तो संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत क्या है? तो हम जैसे देख रहे हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए, उससे पहले भी यहाँ लोग रह रहे होंगे। तो उन लोगों तक इस लैंग्वेज को पहुंचने, क्योंकि संस्कृत अगर पूर्ण शुद्ध संस्कृत को आप देखेंगे तो काफ़ी कलिष्ठ है। उसके पास मतलब अपने जो विचार हैं, उसकी जो व्याकरण है सबसे बड़ी है ना, बाकी भाषाओं से सबसे बड़ी, सबसे परिष्कृत उसकी व्याकरण है। तो वो काफ़ी टफ होता था आम जनता को समझने के लिए। तो जैसे ही लोकल लैंग्वेज पे वो आएगी संस्कृत, जो मूल संस्कृत है, वो थोड़े से इंटरचेंजेस लेगा आसपास के बोलियों के आधार पे। तो जो लोग वहाँ पे अलग भाषाएं बोल रहे थे, उनमें से कुछ अंश उस संस्कृत में चला गया लोकल लैंग्वेज का, और वो बन के आती है लौकिक संस्कृत के रूप में। मतलब लोगों की जो संस्कृत है वो मिक्स हुई है ओरिजिनल संस्कृत से, मतलब लोगों की जो बोली है उसके कुछ अंश जो है, कुछ पार्ट जो है इसमें मिक्स हुआ और वो लौकिक संस्कृत के रूप में आता है। तदोपरांत संस्कृत लौकिक संस्कृत बनने के बाद पाली जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाली सबसे पहले किसी ने इस्तेमाल किया है तो वो जैन धर्म अवलंबी हैं। तो जैसा आप जानते हैं जैन धर्म का आविर्भाव बौद्ध धर्म से पहले हुआ। इसको अगर आप देखें धर्म के आधार पे तो इसका सामान्यतः ज़्यादा उपयोग जैन धर्म वालों ने किया। जैन धर्म क्योंकि बौद्ध धर्म से पहले आया था, प्राचीन धर्म है, और फिर बौद्ध धर्म जब आता है तो बौद्ध धर्म इसका इस्तेमाल, प्राकृत का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, राइट। तो जैन धर्म, पाली लैंग्वेज, तो फिर से वही है कि जन सामान्य तक पहुंचने के लिए उसको लैंग्वेज को थोड़ी कन्वर्ट करनी पड़ी। तो फिर से जब वो चेंजेस होता है तो ये समथिंग यहाँ के आसपास अगर आप मान ले तो यहाँ के आसपास पाली लैंग्वेज का चलन ज़्यादा था, और जब प्राकृत की तरफ बढ़ते हैं तो ये वाला एरिया, यहाँ तक अब आर्यों का आगमन होता जा रहा है, एंट्रेंस वो भारत पे ले रहे हैं, और वहाँ की लोकल लैंग्वेज के साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स होते हुए वो बदलते जा रही है। तो पाली से प्राकृत, अगर आप जीएस में आप पढ़ते होंगे
तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो दोनों के प्रसार में ये प्रश्न बनता है कि जैन धर्म पुराना धर्म था और बौद्ध धर्म उसके बाद आया हुआ धर्म था, काफ़ी समय बाद आया बौद्ध धर्म। लेकिन प्रसार के रूप में जब आप देखते हैं तो जैन धर्म का प्रसार कम रह गया और बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत अधिक हो गया। ये प्रश्न बनता है आपके पेपर पे, इतिहास पे भी बनता है और समाजशास्त्र के पेपर में भी ये बन सकता है। तो इसके बहुत से कारण हैं कि जैन धर्म ज़्यादा प्रसार नहीं हो पाया और बौद्ध धर्म अधिक प्रसार हो पाया, जबकि वो नया था धर्म, उसके बाद में बहुत वर्षों बाद आया था। तो उसके एक कारण में लैंग्वेज भी एक कारण है, क्योंकि पाली जो है ज़्यादा डिवोटेड थी संस्कृत की ओर। पाली जो है थोड़ी टफ थी क्योंकि वो संस्कृत से ज़्यादा मेल जोल खाती थी, लेकिन प्राकृत जो है और ज़्यादा लोकल लैंग्वेज हो गई। वो जनता के बीच में आने के बाद उनकी बोलियों से और ज़्यादा मिश्रित हो गई, तो ये सरल थी। तो देखो, कोई भी उपदेश या कोई भी ज्ञान आपको जब दिया जाएगा तो वो सरल भाषा में होगी, तो आप जल्दी से आसानी से कैप्चर करोगे, ठीक है। जबकि वो अगर आपसे टफ हो, आप लैंग्वेज उसकी ज़्यादा कठिन हो, तो आपको समझ विकसित करने में थोड़ा समय लगेगा। तो वही एक कारण बनता है जैन और बौद्ध धर्म के प्रसार में। तो भाषा की पाली जो लैंग्वेज थी, उसके उपदेश जो जैनियों के जो उपदेश हैं अमूमन पाली भाषा में हुआ करते थे। तो पाली भाषा को समझना जनता के लिए आसान नहीं होता था, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ रहे थे प्राकृत को और उससे वो कन्वर्ट होना ज़्यादा आसान हुआ उनके लिए। तो बौद्ध धर्म का प्रसार में लैंग्वेज भी एक कारण है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा। अब जब प्राकृत आ गया, प्राकृत बौद्ध धर्म आपको पता है, बौद्ध गौतम बुद्ध जी का जन्म और जो कार्यकाल है वो पूरा उत्तर भारत के आसपास बिहार से उत्तर प्रदेश में होता है। तो यहीं कहीं ये प्राकृत लैंग्वेज अभी चल रही है, यहीं राज प्रशासन पे उसकी बोली बढ़ रही है। अब जब ये प्राकृत लैंग्वेज अब फिर से जब आर्य थोड़ा आगे बढ़ेंगे और राज प्रशासन बढ़ाने के लिए राजा भी जब आगे बढ़ते जाते हैं तो अपनी लैंग्वेज आगे ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो इस इरा से यहाँ से अपभ्रंश का काल चालू होगा। अपभ्रंश कहने का मतलब मैंने जैसे बताया मिलावट, तो यहाँ तक तो चल ही रहा था, अब यहाँ से एकदम विच्छिन्न मिलावट, मतलब फैलाव के साथ। अब जब यहाँ देखते हैं आप, प्राकृत यहाँ तक पहुँच गई है, अब जब इसका अपभ्रंश होना शुरुआत होता है तो ये फैलेगा पूरे भारत में, एक तरफ ऐसे, एक तरफ ऐसे, जो आपके छत्तीसगढ़ की तरफ आएगी, एक तरफ ऐसे। तो यही वो अपभ्रंश है जो 7 टुकड़ों में आपको दिख रहा है। तो इसके प्रमुख अपभ्रंश को अपन लेते हैं जिनसे हमको मतलब है। एक है सौरसेनी, दूसरा है अर्धमागधी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद है मागधी। ये 3 जो अपभ्रंश है उनको हम देखते हैं। तो मगध की मागधी, मगध जैसा कि आप जानते हैं मगध साम्राज्य जो है बिहार, आज का वर्तमान का बिहार, तो यहाँ कहीं मागधी का प्रसार होता है। मागधी बोली अपभ्रंशित होके जो प्राकृत है वो मागधी की तरह यहाँ कहीं चल रही होती है बिहार के आसपास। जबकि सौरसेनी को देखते हैं तो इसमें बाद में ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के रूप में टूटता है और मागधी जो है बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमी के रूप में टूटता है। तो मागधी इस तरफ बढ़ेगी और सौरसेनी इस तरफ। सौरसेनी बेसिकली ब्रज की भाषा, ब्रज कहने से मतलब आज का उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र। तो सौरसेनी यहाँ कहीं लाई कर रही थी। तो ये हो गया आपका सौरसेनी वाला और ये हो गया मगध मागधी बोली, मगध की मागधी बोली वाला क्षेत्र। तो इन दोनों के परिसंक्रमण यहाँ पे चलेंगे। वैसे ही अगर पैसाची ब्राचड़ को देखते हैं आप, पैसाची ब्राचड़ बेसिकली गुजरात और पंजाब, यहाँ से फिर वो पंजाबी और अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। खस जो है पहाड़ी लैंग्वेज है, मुख्यतः हिमालय या हिमाचल प्रदेश आज का आप जानते हैं, उत्तराखंड, उसके ऊपर में जो बोलियां बनती हैं वो खस के आसपास लाई करती है। और जबकि महाराष्ट्री से मराठी बोली का आविर्भाव होता है। तो ये अलग अलग अपभ्रंश है, 7 अपभ्रंश मुख्यतः माने गए हैं। अलग अलग भाषाविद इसमें और कुछ जोड़ते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। कुछ भाषाविद इसको यहाँ से जो हम देख रहे हैं इसको प्रथम प्राकृत, पाली को प्रथम प्राकृत, प्राकृत को सेकंड प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भी लिखते हैं। लेकिन ये वाला फिनोमिना सभी जगह मान्य है। अगर आप इसी क्रम में आप लिख के दर्शाते हो भाषा विकास को तो आपका 100% राइट है, इसको कोई गलत नहीं करेगा। बस आपको ध्यान में ये चीज़ रखनी है। अब ये जो अर्धमागधी है, अर्धमागधी का विकास कहाँ होगा? तो जैसा आप देख रहे हैं मागधी और सौरसेनी, तो सौरसेनी का एरिया उत्तर प्रदेश के आसपास
और मगध के एरिया में मागधी का विकास। इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ अर्धमागधी मतलब ये दोनों के मिश्रण, मतलब सौर सैनी का भी कुछ इम्पैक्ट है और मागधी का भी कुछ इम्पैक्ट है। और उसके बाद वहाँ की लोकल लैंग्वेज, यहाँ पे कहीं अर्धमागधी का उत्पत्ति होता है। अर्धमागधी मतलब आज जहाँ पे एमपी और उड़ीसा वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा लाई करता है और वहाँ पे ये इसका व्युत्पत्ति होता है अर्धमागधी का। तो यहाँ से शुरुआत होता है आपके पूर्वी हिंदी के बनने का, क्योंकि अर्धमागधी के बाद ही पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति होगी। अब अर्धमागधी से उत्पन्न होगी पूर्वी हिंदी से कन्वर्ट होगी फिर वो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो जैसा आप समझ पा रहे हैं कि अर्धमागधी मध्य प्रदेश के आसपास डेवलप हो रही लैंग्वेज है, वहीं से फिर पूर्वी हिंदी का आविर्भाव होगा, जबकि पश्चिमी हिंदी आप देखते हैं तो सौर श्रेणी में बनता है, इस तरफ वो चलती है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ी तक आने में अर्धमागधी का कैसा योगदान है, पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी वो बना कैसे। तो आप अगर ईरा देख रहे होंगे, जैसा मैंने कहा कि इतिहास को थोड़ा सा आपको टटोलना पड़ेगा इसको समझने के लिए, तो 900 ईस्वी के आसपास का ये शासनकाल चल रहा है। 900 ईस्वी के आसपास अगर आप छत्तीसगढ़ का सिनारियो देखें, यहाँ कहीं छत्तीसगढ़ हमारा भारत में लाई करेगा, तो छत्तीसगढ़ में किसका प्रशासन चल रहा था अगर आपसे मैं ये सवाल करूं, तो आपको याद होगा 900 ईस्वी के आफ्टर 1000 ईस्वी के आसपास कलिंग राज का आगमन होता है और सबसे बड़ा जो राजवंश है काकतीय राजवंश, उसकी स्थापना वो छत्तीसगढ़ में करते हैं। कलचुरी राजवंश का स्थापना वो छत्तीसगढ़ में करते हैं। तो कलिंग राज के आगमन के साथ ही यहाँ पे अर्धमागधी के साथ पूर्वी हिंदी आती है। तो कलिंग राज, जैसा आपको पता है कि जो कलचुरी शासक हैं बेसिकली जबलपुर त्रिपुरी के आसपास के रहने वाले शासक थे। तो जबलपुर एमपी में लाई करता है, वहाँ अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी डेवलप हो रही थी, अर्धमागधी चल रही थी। वहाँ से जब वो आते हैं तो अपनी साथ अपनी बोली लेके आएंगे ही, तो वो लेके आएंगे पूर्वी हिंदी। जब कलिंगराज यहाँ आएंगे और कलचुरी वंश की स्थापना यहाँ करेंगे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में आने के बाद कुछ जो छत्तीसगढ़ के आसपास जो बोलियाँ चल रही हैं या छत्तीसगढ़ में जो चल रही हैं उनके प्रभाव से नई बोलियाँ उत्पन्न होंगी। तो उसी के आधार पे अर्धमागधी से यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी का निर्माण होता है। मतलब अर्धमागधी से पहले बनी पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये टाइमलाइन भी क्लियर हो रहा होगा, इतिहास के साथ साथ कैसे छत्तीसगढ़ी का विकास संस्कृत, वैदिक संस्कृत से छत्तीसगढ़ी तक आ रहा है, ये आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ जो प्रमुख बिंदु है वो अपभ्रंश के काल के बाद है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा। तो जैसे ही अपभ्रंश टूटता है, अपभ्रंश टूटने के बाद ये 7 सेक्शनों में टूटता है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अर्धमागधी, क्योंकि अर्धमागधी से उत्पन्न होगी पूर्वी हिंदी से 3 छोटी बोलियां निकलेंगी जिनको आप जानते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको ABC की तरह भी आप याद कर सकते हैं। तो ये तीनों बहनें हैं और इन तीनों बहनों की मम्मी है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की मम्मी है अर्धमागधी, मतलब छत्तीसगढ़ी की नानी। राइट। मैं इनको बहनें क्यों कह रहा हूँ, इसको मम्मी क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों स्त्रीलिंग का उपयोग कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए भाषा में कोई भी लैंग्वेज या बोली जो होती है वो स्त्रीलिंग मानी गई है। तो सभी जो बोलियां हैं या भाषा है वो ऑटोमेटिकली स्त्रीलिंग डिनोटेड हैं, इसलिए मैं इनको बहनें कह रहा हूँ। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी को बहनें कह रहा हूँ, इनकी माता हो गई पूर्वी हिंदी। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा है, छत्तीसगढ़ की 2 बहनियाँ कौन है या बहनें कौन है, भगनियाँ कौन है, ऐसा प्रश्न बनता है तो आपको ये याद रखना है, अवधी और बघेली छत्तीसगढ़ की बहनें हैं, या पूर्वी हिंदी की 3 बेटियाँ, ऐसा भी प्रश्न वो पूछ सकता है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति पूर्वी हिंदी से हुई है और पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, क्योंकि अपभ्रंश का एक रूप है। तो आप ये तीनों ही ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि इससे लगातार प्रश्न बनाया छत्तीसगढ़ी में किस अपभ्रंश का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, ये प्रश्न पूछता है। तो अपभ्रंश का प्रभाव अर्धमागधी का,
छत्तीसगढ़ी किससे व्युत्पन्न हुई है, तो आपको ये ऑप्शन में दे सकता है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, तो आपको ध्यान रखना है पूर्वी हिंदी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी के बाद के विकास के क्रम को समझने के लिए। तो छत्तीसगढ़ी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कुल लगभग लिस्टेड जो बोलियाँ हैं 163 बोलियों के आसपास है। 163 बोलियों का ये समूल बड़ा रूप है, मतलब छत्तीसगढ़ी के अंदर 163 बोलियाँ जो लिस्टेड रूप में है, इससे ज़्यादा हैं, बहुत सारी बोलियाँ हमारे यहाँ, लेकिन लिस्टेड जिनको जानते हैं, जिनको सरकारी आंकड़ों में प्रस्तुत किया गया है, तो 163 टोटल बोलियाँ हैं जो छत्तीसगढ़ी के अंदर आती हैं। तो जैसा कि हमारा छत्तीसगढ़ आप जानते हैं इतना विस्तृत है, ऊपर से नीचे तक वनांचल है और बहुत से मैदानी इलाके हैं, पठारी इलाके हैं, पाट प्रदेश हैं, तो उन सब में अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं जो कि छत्तीसगढ़ी में शामिल है। तो इनको भाषा परिवार के आधार पर हम देखें अगर, तो मुख्यतः 5 हिस्सों में वो टूटता है। 5 हिस्से कौन कौन से, ये आप जानते होंगे। मुंडा या जिसको आग्नेय भाषा परिवार भी कहते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार, फिर आर्य भाषा परिवार, उसके बाद विदेशी भाषा परिवार और अवर्गीकृत, जिनका वर्गीकरण नहीं है, वो कहाँ से आई है, उनका स्पेसिफिक मूल नहीं पता, तो हम उनको अवर्गीकृत सेक्शन में डाल देते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडा भाषा परिवार या आग्नेय भाषा परिवार, फिर द्रविड़ भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार। जबकि ये दोनों उतना विशेष इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो ये चीज़ें आपको जानकारी में होनी चाहिए। और इन 163 बोलियों को अगर आप तोड़ें तो 19 बोलियां जो हैं मुंडा भाषा परिवार में शामिल है, 16 जो बोलियां हैं द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल है, 87 सर्वाधिक जो है आर्य भाषा परिवार के अंदर शामिल है। ये सबसे बड़ी भाषा परिवार है जो मैदानी इलाके में बोली जाती है, इसके बारे में हम अभी डिटेलिंग करेंगे फिर से। उसके बाद विदेशी भाषा के तहत, विदेशी भाषा कहने का मतलब कुछ ऐसी बोलियां हैं जो कि विदेशी भाषा से प्रभावित है, जो हमारे छत्तीसगढ़ की मूल भाषा नहीं। विदेशी कहने का मतलब पूरा फॉरेन से आया है ऐसा नहीं है, हमारे राज्य से प्रभावित नहीं है, हमारे राज्य से दूरस्थ प्रभावित हैं, तो उनको भी हम विदेशी भाषा परिवार में रखते हैं भाषा परिवार के आधार पे। और अवर्गीकृत, जिनका सोर्स नहीं पता लेकिन वो बोलियाँ चल रही हैं, उसमें कुछ हमारी छत्तीसगढ़ी शामिल है, कुछ बाहर के अंश हैं, तो वो 22 टाइप की बोलियाँ उसमें हैं। तो ये एक मोटा मोटा आउटलाइन है पूरे आपके छत्तीसगढ़ी विकास के कालक्रम का और पूरे भाषा परिवार में टूटने तक। तो अब आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा परिवार के आधार पे कैसे कैसे बटा हुआ है। जैसे हमने उस छत्तीसगढ़ी भाषा विकास क्रम में देखा था कि छत्तीसगढ़ी को भाषा परिवार के आधार पे 5 डिफरेंट डायमेंशन में बांटा गया है, लेकिन उनमें से 3 जो है वो प्रमुख भाषा परिवार आपको ध्यान में रखने हैं। तो वो है पहला मुंडा भाषा परिवार, दूसरा आर्य भाषा परिवार और तीसरा द्रविड़ भाषा परिवार। तीनों ही भाषा परिवारों का अपना अपना सेक्शन है। मुंडा भाषा परिवार का जो फैलाव है मैक्सिमम माना गया है उत्तरी छत्तीसगढ़ी वाले क्षेत्र में, उत्तर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र पे। आर्य भाषा का प्रभाव जो है मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक माना गया है और द्रविड़ भाषा का प्रभाव जो है दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में ज़्यादा माना गया है। जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने एक आउटलाइन मैप बनाया है छत्तीसगढ़ का और उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जितने भी भाषा परिवार है उसका लाइन कहाँ कहाँ पे है। तो पहले हम भाषा परिवार को समझते हैं कि भाषा परिवार का आधार क्या है। भाषा परिवार भाषाविदों के आधार पे अलग अलग जो भाषाओं की चैनलिंग है, मतलब भाषा जहाँ जहाँ से उत्पत्ति हुई है तो उनके अपने अपने गुण हैं, हर भाषाओं के अपने अपने गुण हैं। तो उन्हीं से जो मिलती जुलती बोलियाँ होती हैं उनको एक भाषा परिवार में रखा जाता है। इसका स्थानीय तौर पे कोई रिलेशन नहीं है कि वो वहीं बोली जा रही होगी बोली, ऐसा पर्टिकुलर मिलता नहीं। अमूमन बोली मिलती है लेकिन कुछ बोलियाँ जो होती हैं उस एरिया में नहीं बोली जा रही होंगी जिस भाषा परिवार का वहाँ पे आधार है। तो आप इसमें भी देखेंगे एक्सेप्शन वाले केस छत्तीसगढ़ में जिनसे प्रश्न भी सर्वाधिक पूछे जाते हैं, उनको धीरे धीरे हम अभी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम मुंडा भाषा परिवार की ओर चलते हैं। मुंडा भाषा परिवार को फिर से 3 सबसेक्शन में बांटा जाता है।
जिसको दक्षिणी प्राक मुंडा कहते हैं, फिर उत्तरी प्राक मुंडा और मध्य मुंडा। तो ये तीनों जो सब सेक्शन है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस मुंडा भाषा परिवार के अंदर कौन कौन सी बोलियां शामिल है ये आपको ध्यान रखना आवश्यक है। इससे प्रश्न लगातार प्री में भी बनते हैं, मेंस में भी बनते हैं, और अलग अलग जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उस पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। बोली का नाम दे देगा, पर्टिकुलर बोली की हल्बी बोली किस भाषा परिवार से संबंधित है, और भाषा परिवारों के आधार दे देंगे आपको ऑप्शन में। तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस पर्टिकुलर भाषा परिवार से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मुंडा भाषा परिवार को। मुंडा भाषा परिवार में जो बीच वाला सेक्शन देख रहे हैं ये उत्तरी मुंडा के अंतर्गत सब सेक्शन के अंतर्गत आता है, और ये वो बोलियां हैं जो इन्हीं क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो जैसा आप पहला बोली देख रहे हैं नगेशिया, तो नगेशिया जनजाति भी यहाँ पाई जाती है और यहीं ये बोली जाती है। शौरा, सौता, ये दोनों भी जनजाति है। सौता की बोली तुर्रा, ये भी इसी में शामिल है। मंझवारी, मंझवार जनजाति यहाँ पाई जाती है इस क्षेत्र में। और बिंझवारी इसकी बोली हो जाएगी। तो विदोही, कोरवा, पहाड़ी कोरवा आप जानते हैं। तो ये सारी बोलियाँ यहीं बोली जाती हैं और इसमें शामिल हैं। साथ ही मवास और निहाली, तो ये जो है इसी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली हैं और वो मुंडा भाषा के अंतर्गत शामिल है। तो इसमें आपको कभी डाउट नहीं होगा, क्योंकि आप जब जीएस पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं, तो ये सारी जनजाति आप इसी क्षेत्र में पढ़ते हैं। अब एक बोली है जो कि गदबा या गडबा, ये जनजाति भी है और ये बोली भी है उनकी। तो ये बोली शामिल है मुंडा भाषा परिवार में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये पूछा भी गया है। इसको आप ऐसे ही बाहर आउटलाइन में ड्रॉ करके रखेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो गदबा जनजाति है वो पाई जाती है दक्षिण बस्तर वाले क्षेत्र में, है ना। लेकिन देख रहे हैं बोली का जो समावेशन है उसको रखा गया है मुंडा भाषा परिवार में। मतलब ऐसा नहीं है कि ये उठ के वहाँ चले गए हैं वो जनजाति वाले, जनजाति यहीं पाई गई है, यहीं वो बोली वो बोलते हैं। पर अगर आप बोली के सिमिलरिटीज़ देखेंगे, बोली के गुण देखेंगे, तो उसके जो गुण हैं इधर की बोलियों से ना मिलकर उत्तरी ये जो क्षेत्र है उनकी बोलियों से ज़्यादा सम्मेल खाती है। तो वो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये एक्सेप्शन, अपवाद वाले केस हैं। वैसे ही जो सब सेक्शन है मध्य मुंडा, उसके अंतर्गत एक बोली शामिल है खुड़िया। तो खुड़िया को भी मैंने नक्शे से थोड़ा बाहर रखा है, वैसे ही आप रखेंगे। खुड़िया जो है बेसिकली उड़िया से प्रभावित बोली है और ये दोनों ही क्षेत्रों में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। तो ऐसे ही इस एक्सेप्शन को याद रखें। कभी कभी पूछता है ये कि खुड़िया किस बोली से किस भाषा से प्रभावित है, तो ये उड़िया से ज़्यादा प्रभावित है। और किस भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल है, तो यह मध्य मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल है। ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, ये डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, राइट। अब आते हैं आर्य भाषा परिवार की तरफ। आर्य भाषा परिवार, जैसे मैंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में ये बोली जाती है, मैदानी क्षेत्रों की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है, और इसी में छत्तीसगढ़ी की सर्वाधिक बोलियां भी शामिल हैं। इसी क्षेत्र में बहुत सी बोलियां हैं। तो इसके भी सब सेक्शन जो है अर्धमागधी, मागधी और पिंजीकृत के रूप में किया गया है। अब इसमें क्या क्या शामिल है? अर्धमागधी जो हमने विकास क्रम पढ़ा था वो वही है, तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी। तो जो छत्तीसगढ़ी एक्चुअल वाली छत्तीसगढ़ी है वो मैदानी इलाके की छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी आर्य भाषा परिवार में शामिल है। क्लियर है ये? उसके बाद आते हैं मागधी की ओर। तो मागधी जैसे हमने देखा था, जब शौर सेनी मागधी के प्रभाव से अर्धमागधी बनता है, तो कुछ बोलियों में ज़्यादा प्रभाव जो है मागधी लैंग्वेज का है, मागधी जो अपभ्रंश है उसका है। तो उनमें जो शामिल है उड़िया और भत्री। भत्री बेसिकली बोली जो है इधरी एरिया में बोली जाती है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के, इसलिए इसको भी मैंने बाहर रखा है। तो इन दोनों को भी आप ध्यान रखेंगे कि भत्री या उड़िया जो है किस भाषा परिवार में शामिल है, तो वो आर्य भाषा परिवार में सम्मिलित है, राइट। अब आते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट और अपवाद वाला केस जो है पिंजीकृत। पिंजीकृत में दो बोलियां मैंने लिखी हैं, एक है हल्बी और दूसरी है सदरी। दोनों ही बोली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसको आधा आधा कवर किया है इस पे, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो बोली है वो पर्टिकुलर आर्य भाषा परिवार में है
किंतु ये यहाँ पे बोली जाने वाली बोली नहीं है, तो इसलिए फिर से स्टार मार्क। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, कई अलग अलग एग्जामों में अलग अलग प्रारूपों में पूछा गया है। तो जैसा हल्बी आप जानते हैं, हल्बा एक जनजाति है, फिर से हल्बा जनजाति जो है दक्षिण बस्तर या बस्तर की जनजाति है, किंतु जब उसकी बोली देखते हैं आप हल्बी तो रखी गई है आर्य भाषा परिवार में। मतलब उस बोली की जो सिमिलरिटीज़ हैं वो ज़्यादा मेल खाती है आर्य भाषा परिवार की बोली से, इसलिए उसको उस एरिया में रखा गया है, उस भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है, राइट। वैसे ही सदरी, सदरी मतलब सदर में बोली जाने वाली बोली या मुख्य बोली, और सदरी को अगर आप देखते हैं, सदरी यहाँ की बोली नहीं है। सदरी जो बोली जाती है वो फिर से जशपुर सरगुजा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, उत्तर की तरफ ये बोली चलती है, लेकिन फिर से वही कि वहाँ से उसकी सिमिलरिटी यहाँ ज़्यादा मिलती है, इसलिए वो आर्य भाषा परिवार में शामिल है। तो ये दोनों ही फिर से अनदर इम्पॉर्टेंट है, हल्बी और सदरी। आपको डायरेक्ट पूछेगा हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है, ऑप्शन में आपको दे देगा मुंडा भाषा, आर्य भाषा, द्रविड़ या अवर्गीकृत, आपको टिक करना पड़ेगा आर्य भाषा। ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जब आप जीएस का पेपर पढ़ते हैं, जीएस सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ जब पढ़ते हैं तो वहाँ जब जनजाति पढ़ते हैं, बहुत सारी जनजातियाँ होती हैं, कहाँ कहाँ निवास करती हैं, क्या क्या उनके काम हैं, तो आप ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि हाँ ये हल्बी तो दक्षिण बस्तर में है, तो मैं इसको कहाँ रख दूँ, द्रविड़ भाषा परिवार में। तो ये गलती मत करना, ये प्रश्न जानबूझ के ये पूछता है ऐसा, और आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इनको बिल्कुल अपने माइंड में बिठा के रखिएगा कि हल्बी और सदरी, हल्बी बोली है यहाँ की बट शामिल है आर्य भाषा में, वैसे ही सदरी जो बोली है उत्तरी छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, लेकिन शामिल है आर्य भाषा परिवार में, राइट। अब चलते हैं तीसरी प्रमुख जो भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर फिर से दक्षिणी, मध्य और उत्तरी द्रविड़ में उसका सब सेक्शन किया गया है। सब सेक्शन फिर से मैं कह रहा हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए उसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें इम्पॉर्टेंट फिर से वही है कि कौन सी बोली कहाँ से संबंधित है। तो जैसा आप देख रहे हैं दक्षिणी द्रविड़ भाषा में माड़िया, मुड़िया, दोरला, अबुझमाड़िया ये शामिल है, तो ये यहीं की जनजाति हैं, यहीं ये बोली जाती है, तो फिर से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको इसमें। तो माड़िया, मुड़िया या मुरिया जनजाति की मुरिया बोली, दोरला और अबुझमाड़े ये द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल है, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। फिर आते हैं मध्य द्रविड़ भाषा, तो धुरवा जनजाति, धुरवा या परजा की तरह जानते हैं, और उनकी बोली भी धुरवा परजा कहलाती है। तो ये मध्य द्रविड़ भाषा यानी द्रविड़ भाषा परिवार में ही शामिल है, तो इसमें फिर से कोई आपको शंका नहीं होगी। ये धुरवा परजा जो है लगभग यहाँ लाई करती हैं, गरियाबंद तक भी इनका प्रसार है, बट मुख्यतः इधर ही बस्तर के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत उनकी बोली शामिल है, राइट। अब आते हैं उत्तरी द्रविड़, ये फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सेप्शन वाला केस है। उत्तरी द्रविड़ के अंदर जो कुरुख या उराव जनजाति है और उनकी बोली कुरुख है, या कहीं कहीं पे उराव बोली ही लिखा जाता है। तो ये जो बोली है बेसिकली उराव जो जनजाति है सर्वाधिक पाई जाती है सरगुजा जसपुर क्षेत्र, फिर से उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। ये बोलते भी बोली वही हैं, लेकिन फिर से उस बोली की जो सिमिलरिटी है वो इस भाषा परिवार से ज़्यादा अच्छे से लाई करती है, तो भाषाविदों ने उसको रखा है द्रविड़ भाषा परिवार में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ये कई बार प्रश्न में आया हुआ है कि कुरुख जो बोली है किस भाषा परिवार से संबंधित है। फिर से वही दिमाग में चलता है, जब आप जीएस पढ़ रहे होते हो तो आपके दिमाग में यही याद रहता है कि हाँ भाई उराव जनजाति यहाँ रहती है, कुरुख बोली जाती है, तो फिर से आप उसको मुंडा परिवार में टिक कर देते हो या मुंडा परिवार लिख आते हो, तो वो गलत हो जाता है। तो उसको याद रखना आपको, ये एक्सेप्शन वाला केस है। कुरुख या उराव जो बोली है वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल है। तो भाषा परिवार का एक आपने सिनारियो देख लिया। तीनों भाषा परिवार को मैंने आपको समझाया। जो सबसे पहला है मुंडा, या इसको आग्नेय भाषा परिवार की तरह भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, आग्नेय भाषा परिवार या मुंडा भाषा परिवार। दूसरा आपने देखा आर्य भाषा परिवार, और तीसरा आपने देखा द्रविड़ भाषा परिवार। तीनों के एक्सेप्शन केस मैंने बता दिए कि मुंडा भाषा परिवार में गदबा शामिल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। गदबा जनजाति यहाँ की है, बोली शामिल है
मुंडा में। जबकि वैसे ही हल्बी और सदरी में आते हैं तो हल्बी यहाँ की बोली है, सदरी वहाँ की बोली है और शामिल है आर्य भाषा परिवार में। और कुरुख या उरांव जब आते हैं तो जनजाति यहाँ की है और बोली शामिल है द्रविड़ भाषा परिवार में। तो ये तीनों के आपने अंतर देखे, तीनों का क्षेत्र देखा। क्षेत्र वाइज मैं बात करूँ तो मुंडा भाषा परिवार मुख्यतः जो बोली है ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में बोली जाएगी, मतलब इसके भाषा परिवार की जो लाई करता है या जिसका एरिया है तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में ये ज़्यादा है ना, मुंडा भाषा परिवार। जबकि द्रविड़ में देखते हैं तो ये दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जो बोलियां हैं वो सर्वाधिक द्रविड़ भाषा में शामिल है। वैसे आर्य में जब आते हैं तो छत्तीसगढ़ का मध्य क्षेत्र कहो या मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक जो बोलियां हैं वो आर्य भाषा में है। लेकिन कुछ जो एक्सेप्शंस हैं यही वो पूछता है, इसलिए ये जो एक्सेप्शंस है आपको याद रखने चाहिए, राइट। तो इसके आगे अब हम चलते हैं। भाषागत आपने भाषा परिवार वाला विभेद समझ लिया है, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।